गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 4 कक्षा 9th के बच्चों के लिए है। सामाजिक विज्ञान की ये वर्कशीट है इतिहास की, और ये जो वर्कशीट है आपकी 15 अप्रैल 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। और इस वर्कशीट में भी हम फ्रांसीसी क्रांति इसका भाग 4 जो है वो पढ़ेंगे। लास्ट वर्कशीट में भी हमने फ्रांस में किस तरह से क्रांति हुई, किस तरह से विरोध हुआ, उसके बारे में जाना। सो वर्कशीट शुरू करते हैं। वर्कशीट को शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो वर्कशीट शुरू करते हैं। 1792 से 1794 यानी उग्र गणतंत्रवाद का चरण। हमने लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था कि किस तरह से जो फ्रांस है वो किस तरह से गणतंत्र वो घोषित किया गया, किस तरह से लुई जो 16 थे उनको मौत की सज़ा दी गई। ठीक है, उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। 1789 की फ्रांस की क्रांति का भय यूरोप के अन्य देशों में भी फैलने लगा। यानी जो फ्रांस की क्रांति थी उसका डर जो है वो अन्य देशों में भी फैलने लगा। जो पादरी और कुलीन वर्ग फ्रांस से भाग गए थे उन्होंने क्रांति के विरुद्ध भावना फैलाई। तो जो पादरी लोग, जो कुलीन वर्ग यानी जो रिच पीपल, वो जो है वहाँ से भाग गए थे लोगों के डर से, तो वहाँ पर भी दूसरी जगह जाके उन्होंने क्या किया, क्रांति के विरुद्ध जो है वो भावना फैलाई। फ्रांस के क्रांतिकारी सिद्धांतों का प्रचार सारे यूरोप में होने लगा। ऑस्ट्रिया ने फ्रांस में राजतंत्र का समर्थन किया, यानी कुछ जो देश थे वो उसके समर्थन में उतरे, कुछ जो देश थे जिनको डर था कि उनकी राजगद्दी भी छिन जाएगी, ऐसे लोग उसके विरुद्ध बोले। यानी इस फ्रांस की क्रांति का सभी देशों का मिला जुला रिएक्शन था। ठीक है, इसके विरोध में फ्रांस ने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध क्या किया, जो है युद्ध घोषित किया। अब ऑस्ट्रिया ने जो है राजतंत्र का समर्थन किया था, तो क्या हुआ, फ्रांस ने जो है ऑस्ट्रिया के विरुद्ध ही युद्ध की घोषणा कर दी। उन्होंने इसे निरंकुश राजाओं और कुलीनों के विरुद्ध जनता की जंग के रूप में मान लिया। वयस्क मताधिकार के आधार पर राष्ट्रीय कन्वेंशन का गठन हुआ। तो हमने पढ़ा था कि वयस्क मताधिकार यानी 21 वर्ष से ऊपर जो लोग थे उन सभी को मताधिकार का जो राइट है वो दे दिया गया था, मत डालने का। उसी के आधार पर जो राष्ट्रीय कन्वेंशन थी उसका गठन हुआ। नेक्स्ट देखिए, नेशनल कन्वेंशन और आतंक का राज। अब क्या हुआ, 21 सितंबर 1792 को नेशनल कन्वेंशन का प्रथम अधिवेशन हुआ। ठीक है, फर्स्ट असेंबली हुई नेशनल कन्वेंशन की इलेक्शन के बाद। इसमें जैकोबिन हमने पढ़ा था और जिरोदिस्ट, ये दल जो है, दो दल उसमें प्रमुख थे। जैकोबिन अनुशासित और संगठित थे। पेरिस पर इनका प्रभाव था और इसके जो प्रमुख नेता थे हमने पढ़े थे ना, रॉबेस्पियर जो है वो इसके प्रमुख नेता थे। दूसरी तरफ कौन थे, दूसरी तरफ थे जिरोदिस्ट। ये शिक्षित और कुलीन थे, ठीक है, किंतु व्यवहारिक राजनीतिक नहीं थे। यानी ये अगर आप कहो तो पॉलिटिक्स के, व्यवहारिक राजनीतिक मतलब पॉलिटिक्स के एक तरह से मंजे हुए खिलाड़ी ये नहीं थे। लेकिन जो जैकोबिन थे ये एकदम बढ़िया मंजे हुए खिलाड़ी थे। और ये जो इसके प्रमुख नेता कौन थे, किसके, जो जिरोदिस्ट दल था उसके जो प्रमुख नेता थे वो थे मैडम रोला और बिस्रो आदि। दोनों ही गुट गणतंत्र के हिमायती थे। यानी दोनों ही गुट, जो जैकोबिन का गुट था और जिरोदिस्ट का गुट था, दोनों ही हिमायती तो किसके थे, गणतंत्र के ही थे। विदेशी शक्तियों के विरुद्ध युद्ध का समर्थन भी करते थे, लेकिन थोड़ा इनमें भी जो है क्या था, इनमें भी जो इनकी भावनाएं, इनके जो विचार थे, वैचारिक विचारधारा, वो दोनों की डिफरेंट थी। जिरोदिस्ट का मानना था कि क्रांति बहुत आगे जा चुकी है और उसका अंत होना चाहिए। तो जिरोदिस्ट का मानना था कि अब उनको क्रांति को रोक देना चाहिए, उनको विकास की तरफ ध्यान देना चाहिए। बहुत जो है खून खराबा हो चुका है कि अब इस सब का अंत हो जाना चाहिए। यानी एक तरह से आप ये कह सकते हो कि ये शांति प्रिय लोग थे। वे अधिक सामाजिक समानता लाने के विरुद्ध थे। वे स्वतंत्रता पर अधिक जोर देते थे। उधर जैकोबिन लोग जो है वो समानता पर अधिक जोर देते थे तथा निम्न वर्गों के प्रति सद्भावपूर्ण रवैया अपनाते थे। ठीक है, तो इस तरह से दोनों की वैचारिक विचारधारा में थोड़ा अंतर था। अब देखिए, नेशनल कन्वेंशन के समक्ष क्या क्या कठिनाइयां आई। क्रांतिकारियों ने 1792 में घोषणा कर दी कि फ्रांस का गणतंत्र स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावनाओं पर आधारित है। ठीक है, कि जो फ्रांस का जो गणतंत्र है, जो संविधान बनाया गया है, वो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावनाएं उसमें निहित हैं।
इस घोषणा से यूरोप के निरंकुश शासक जो है वो भयभीत हो गए, यानी जो और भी शासक थे उन सबको अब डर लगने लगा था अपनी राजगद्दी का। अब फ्रांस की क्रांति फ्रांस की ना होकर पूरे यूरोप की हो गई, यानी अब फ्रांस की क्रांति केवल फ्रांस की ना होकर पूरे यूरोप में ये जंगल में आग की तरह फैलने लगी। अतः यूरोपीय देश क्रांति के प्रसार को रोकने के लिए एकजुट हो गए, इकट्ठे हो गए सभी यूरोपीय देश कि अब इस क्रांति को खत्म करना होगा। और इंग्लैंड, हॉलैंड, ऑस्ट्रिया, प्रशा के एक गुट का फ्रांस के विरुद्ध जो है निर्माण हुआ, यानी ये जो देश थे ये सब फ्रांस के विरुद्ध इस क्रांति को रोकने के लिए इकट्ठा हो गए। इस गुट ने कई जगहों पर फ्रांस को पराजित किया। नेशनल कन्वेंशन ने एक प्रस्ताव पारित कर राजतंत्र को समाप्त किया और गणतंत्र की स्थापना कर दी। राजा पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया और मृत्युदंड की सजा दी गई। ये हमने लास्ट वर्कशीट में भी पढ़ा। 21 जनवरी 1793 को लुई जो 16 थे, लुई 16वें, उनको फांसी पर चढ़ा दिया गया था। युद्ध के कारण फ्रांस आर्थिक संकट से घिर गया था, कीमतें बढ़ गई थी। अब देखिए युद्ध जो होगा उसमें बहुत सारा पैसा भी चाहिए, ठीक है, और फ्रांस जो है वो उसके खिलाफ बहुत सारे देश खड़े हो गए, तो उसके पास उनसे युद्ध करने के लिए बहुत पैसा लगा, जिसके कारण फ्रांस के अंदर आर्थिक संकट जो है वो आ गया। अब उससे क्या हुआ, जो सामान है उसकी कीमतें बढ़ गई। अमीरों से कर्ज वसूलने का नया नियम बनाया गया। जैकोबिन ने पेरिस की भीड़ और कम्यून की सहायता से कन्वेंशन पर आक्रमण कर सत्ता पर अधिकार कर आतंक के राज्य की स्थापना की। यानी अब जो ये जैकोबिन है जो पहले समानता की बात करता था, अब ये खुद ही क्या हो गया है, यहाँ पे जो है जैकोबिन इसने जो है आतंक का राज्य की स्थापना की। अब देखिए आतंक राज की स्थापना के साथ ही फ्रांस एक बार पुनः अव्यवस्था का शिकार हुआ। रॉबेस्पियर के नेतृत्व में इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? आतंक राज की। इसमें क्रांतिकारी जन सुरक्षा की स्थापना की गई थी और जो कोई जैकोबिन्स के विरुद्ध काम करता था उसे मृत्यु दंड दिया जाता। ठीक है, तो यहाँ से फ्रांस के अंदर आतंक राज जो है वो जन्म ले चुका था। जुलाई 1794 में रॉबेस्पियर कैद कर लिया गया और उसे भी क्या की गई, फांसी दे दी गई और इसी के साथ आतंक के राज की समाप्ति हो गई। आतंक के राज के बाद उदारवादी नेताओं ने देश की सत्ता को संभाला और आतंक राज्य की व्यवस्थाओं को भंग कर दिया। आतंक के शासन के दौरान लगाए गए मूल्य तथा पारिश्रमिक पर से नियंत्रण जो है वो उठा लिया गया। ठीक है, तो जो नेशनल कन्वेंशन थी उसके क्या क्या कार्य किए गए, नेशनल कन्वेंशन ने क्या क्या काम किए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपनाई गई और फ्रेंच को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। ठीक है, तो फ्रेंच को जो है क्या किया गया, राष्ट्रभाषा और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपनाई गई। सेकंड देखिए, गुलामी प्रथा वो समाप्त कर दी गई तथा ऋण न चुकाने पर जेल भेजने संबंधी कानून जो है वो समाप्त कर दिए गए। यानी पहले ऋण अगर नहीं चुकाते थे तो जेल भेज दिया जाता था, बट अब जो है क्या हो गया, ये प्रथा समाप्त हो गई। सबसे बड़े पुत्र को ही उत्तराधिकार देने का कानून भी यहाँ से समाप्त कर दिया गया। काफ़ी आप कह सकते हो कि नेशनल कन्वेंशन के काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है ये कार्य थे। राजतंत्र को समाप्त कर गणतंत्र की स्थापना दिवस से एक नया पंचांग यानी जो कैलेंडर है वो लागू किया गया। मापतोल की नई पद्धति ग्राम, लीटर, मीटर सब ये शुरू कर दी गई। ठीक है, कालाबाजारी रोकने के लिए राशन की जो व्यवस्था है वो लागू की गई। मुआवजा देने की नीति जो है वो भी समाप्त कर दी गई। आयकर और युद्ध कर भी लगाए गए, यानी टैक्स ना देने के कारण जेल भेजने वाला जहां कानून समाप्त हुआ, लेकिन उसके साथ साथ जो आयकर है, युद्ध कर है, वो जो है लगाए गए थे। सो अब बच्चों काफ़ी इजी वर्कशीट है ये आपकी। अब देखिए 4 प्रश्न दिए गए हैं जिनको हम 1 बाय 1 करेंगे और इसमें जो ये लास्ट वाला क्वेश्चन है ना, प्रश्न 4, नेशनल कन्वेंशन के कौन से महत्वपूर्ण कार्य थे, तो ये बिल्कुल एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन, यहाँ से आप इसके आंसर को लिख सकते हो। हम आगे करेंगे बट यहाँ से जो है आप सारे ही कार्य इसके याद कर सकते हो। सो आइए बेटा करते हैं इसके क्वेश्चंस। पहला जो प्रश्न है वो है फ्रांसीसी क्रांति से अन्य यूरोपीय शासक क्यों परेशान थे। तो हमने पढ़ा कि वो क्यों परेशान थे, क्योंकि उनको चिंता थी कि अन्य यूरोपीय शासक परेशान थे क्योंकि उन्हें चिंता थी कि क्रांति के विचार विद्रोही समूहों और अपने देशों के लोगों में फैल जाएंगे। तो उनको भी अपना जो राजगद्दी है वो जाने का पूरा डर था और उनको लग रहा था कि उनकी जो जनता है वो भी विद्रोह कर देगी अगर ऐसे ही ये क्रांति फैलती रही। सेकंड क्वेश्चन है रॉबेस्पियर कौन था। तो रॉबेस्पियर कौन था?
रॉबेस्पियर जैकोबिन क्लब का मुख्य नेता था और बाद में वह जैकोबिन सरकार का प्रमुख भी बना। नेक्स्ट देखिए, थर्ड है आतंक का राज क्या था। तो आतंक का राज हमने पढ़ा। आतंक का राज फ्रांस में 1793 से 1794 तक की अवधि को आतंक का शासन जो है वो कहा जाता है। ठीक है, नंबर 2 पॉइंट आप लिखेंगे। जैकोबिन क्लब के प्रमुख कौन थे? उनके प्रमुख नेता रॉबेस्पियर ने कठोर नियंत्रण और सजा की नीति जो है वो लागू कर दी गई थी। जो भी उनके विरुद्ध जाता था उनको मौत के घाट उतार दिया जाता था। नंबर 3, पादरी, कुलीन आदि गणतंत्र के दुश्मन माने जाने वाले लोगों को बड़ी संख्या में मौत के घाट उतार दिया गया। तो ये क्या था? ये सारा जो है आतंक का राज था जो कि रॉबेस्पियर के जो है यहाँ नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट देखिए, नंबर 4 है नेशनल कन्वेंशन के कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य थे। तो नेशनल कन्वेंशन के महत्वपूर्ण कार्य क्या थे? मैंने अभी बताया आपको, वर्कशीट से भी आप कर सकते हो। कुछ पॉइंट मैंने यहाँ पे भी लिखे हैं। फर्स्ट क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अपनाया गया और फ्रेंच को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया। सेकंड, जो यहाँ पे देखिए गुलामी प्रथा को समाप्त कर दिया गया। ठीक है बच्चों, यहाँ लिख लेंगे आप, गुलामी प्रथा को समाप्त कर दिया गया। नंबर 3, सबसे बड़े बेटे के उत्तराधिकार के कानून को समाप्त कर दिया गया। नंबर 4, एक नया पंचांग या कैलेंडर जो है वो पेश किया गया था। नंबर 5, माप तोल की एक नई जो है समान विधि पेश की गई जिसमें मीटर, लीटर ये सब जो है इंक्लूड किया गया। और नंबर 6, आयकर और युद्ध कर भी लगाए गए। ठीक है, तो ये थी बच्चों आपकी आज की एसएसटी की वर्कशीट एंड आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वर्कशीट क्लियर है। बहुत इंटरेस्टिंग है। एनसीईआरटी बुक से आप जो चैप्टर है अपना वो अच्छे से रीड कीजिए। बहुत मज़ा आएगा आपको जब आप इसको अच्छे से रीड करोगे, चीज़ों को समझोगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, एक स्टोरी की तरह याद कीजिए इसको। ठीक है, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ।